A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होती हैं, सेल कैसे वर्क करती हैं, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और सेल कैसे अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, वो सब आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज सेल, कि सेल होती क्या है। द सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट्स होती हैं या एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए या फिर उसकी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी सेल। द सेल इज द सिंपलेस्ट दैट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। सेल में जो भी हमारी लाइफ की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं या कि अपनी लाइफ की पूरे दौरान हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उन सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए की जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है वो यूनिट होती है हमारी सेल। और हम इसे ये भी कह सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज द सेल। मतलब कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या फिर जो हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है हमारी सेल। इट इज द एक्वस अपार्टमेंट वाउंड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल होती है इसका जो एनवायरमेंट होता है वो एक्वस कंपार्टमेंट का बना हुआ होता है। मतलब जो हमारी सेल होती है वो एक्वस होती है और इस एक्वस सेल पे एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो इस पूरी सेल को कवर करती है। नेक्स्ट है विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ लाइफ। मतलब जो भी हमारी एक सेल है उस सेल में ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी जाती हैं जो हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती हैं। और जो सेल होती है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसी भी सेकंड या थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं होती है। एक सेल खुद ही इतनी कैपेबल होती है कि वो अपनी जो हमारी डेली लाइफ की या फिर हमारी लाइफ में जितनी भी प्रोसेस होती है उन सबको खुद ही परफॉर्म कर सकती है। देखिए ये जो सेल है, ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया गया है, ये है एक हमारी सेल। ये जो पार्ट पूरा है हमारा, ये है हमारा पूरा पार्ट है हमारा सेल का। तो ये होती है हमारी सेल। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ सेल, कि सेल की हिस्ट्री क्या क्या है। तो सबसे पहले है द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द नेम ऑफ रॉबर्ट हुक इन 1665। हुक एक्चुअली वाज अ डेड सेल वॉल ऑफ द प्लांट cells cock. It is appeared under the microscope। जो सेल थी उसकी डिस्कवरी की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन्होंने डेड सेल्स को देखा था। इन्होंने लाइव सेल्स को नहीं, इन्होंने डेड सेल्स को देखा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ है। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे उसमें ये बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी वो कौन सी सेल्स थी, डेड सेल्स थी या फिर लाइव सेल्स थी। तो ये हमें याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स देखी थी वो हमारी डेड सेल्स थी। कहाँ पे देखी थी? जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो छाल होती है, छाल ऊपर की, उसमें उन्होंने ये सेल्स देखी थी और इन सेल्स को उसने माइक्रोस्कोप के में देखा था। नेक्स्ट है एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, who is the 1675 described the algae Spirogyra. Von Leeuwenhoek probably also saw bacteria। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को देखा। वहीं जब 1770
वही 1674 में एंटी वॉन लेवेन्होक ने स्पायरोगायरा एल्गी को सबसे पहले कंसीडर किया, और वही जो एंटी वॉन लेवेन्होक थे इन्होंने बैक्टीरिया को भी सबसे पहले देखा, और जो बैक्टीरिया और जो हमारा एल्गी स्पायरोगायरा है ये हमारा लाइफ सेल्स है। वही अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि पहला क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहां पे दो क्वेश्चन हमारे बने। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो हमारी प्लांट सेल्स थी, मतलब जो डेड सेल्स थी, उसे किसने देखा था? उसने देखा था हमारा रॉबर्ट हुक ने। जबकि जो हमारी लाइफ सेल्स थी, लाइफ सेल्स जैसे क्या हुआ, हमारा बैक्टीरिया हुआ, स्पायरोगायरा हुआ, उसे किसने देखा? एंटी वॉन लेवेन्होक ने। मतलब कि जो डेथ सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी और किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जो सबसे पहले डिस्कवरी जिसकी मानी जाती है वो हमारी रॉबर्ट हुक की मानी जाती है। वही अगर क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी और किस डेट में हुई थी, तो हमारा आंसर होगा एंटी वॉन लेवेन्होक ने 1674 में देखी थी। वही अब जो सेल्स में न्यूक्लियस उसका सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। वही द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इवेल्यूएट द ऑल स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द लाइफ ऑफ द सेल। वहीं पे जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखी थी। वहीं जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई हमारे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद में जितनी भी सेल की स्ट्रक्चर थे, एक्चुअल सेल का स्ट्रक्चर, तब हमने देखा कि सेल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेल कैसे अपनी वर्किंग परफॉर्म करती है, ऑल एवर, मतलब जितनी भी चीजें थी वो हमारी आई। किसके बाद? जब हमारे कब आई? जब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद ये बात हमने पूरी स्ट्रक्चर को देखा सेल की। ये हमारी हिस्ट्री। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी, इसके बाद क्या हुआ? स्वीडन और स्वेन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में सेल थ्योरी दी, और उन्होंने बताया कि सेल कैसे फंक्शंस अपनी बॉडी के कैसे परफॉर्म करती हैं, अपनी बॉडी के पूरे सेल कैसे वर्क करती हैं, उस पर उन्होंने एक सेल थ्योरी दी, और इसे हम कहते हैं, जो आज जानी जाती है सेल थ्योरी के नाम से। जिसमें पहला था All living organisms are composed of cells and products the cells। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे ही सेल्स को बनाते हैं और सेल्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। मतलब जो भी सेल्स हमारी न्यू बनती है वो पुरानी ही सेल से बनती है, न्यू सेल्स खुद ही नहीं बनती। जैसे अगर ये वाली सेल्स है, मान लो कि ये सेल है, ये सेल डिवाइड करेगी और दो नई सेल्स बनाएगी, ये होता है हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो न्यू सेल्स बनी है वो पुरानी सेल से बनती है। नेक्स्ट है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जितनी, मतलब जो हमारी बॉडी है या फिर जो लाइफ है हमारी, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी सेल है। एनर्जी फ्लो अकर्स इन सेल्स। मतलब जितनी भी ये जो हमारी सेल्स है इसमें एनर्जी का भी फ्लो होता है। सेल कंटेन द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन डीएनए विच इज पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल। जितनी भी सेल्स होती हैं, सेल्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है। तो ये जो डीएनए होता है वो सेल्स में प्रेजेंट होता है। जब सेल्स डिवाइड करती हैं तो वो एक सेल से दूसरे सेल्स में भी ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है ऑल सेल हैव द बेसिकली द सेम कंपोजिशन। जितनी भी लाइफ सेल्स है, मतलब अगर कोई भी प्लांट सेल है तो उनका कंपोजिशन एकदम सेम होगा। चाहे आप कोई सा भी प्लांट उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, सारे प्लांट्स का कंपोजिशन सेल्स का एकदम सेम होगा। वहीं अगर आप कोई भी एनिमल उठा लीजिए तो एनिमल की जितनी भी सेल्स होंगी उन सबका कंपोजिशन और सबका केमिकल कंपोजिशन एक हो सकता है भाई, बल्कि जबकि उसकी वर्किंग हो सकती है वो भले ही डिफरेंट हो। कि कोई सेल्स रहती है, कोई सेल्स हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, कोई रिकवरी का काम कर रही है, कोई एंजाइम्स बना रही है, कोई हार्मोन्स बना रही है। तो वर्क सबके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सेल का कंपोजिशन सबका सेम होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें सीडन एंड स्वाइन ने अपनी सेल थ्योरी के में डिस्क्राइब किया था, और इसे आज हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल्स, की सेल्स कितने पार्ट्स की होती हैं। सबसे पहले
जो सेल्स होती हैं वो सबसे पहले होती है यूनिसेलुलर सेल्स एंड मल्टीसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल्स वो होती हैं जो एक ही, जैसे ये आपको दिखा रहा है, ये एग्जाम्पल है हमारा पैरामीशियम का। ये जो पैरामीशियम होता है ये हमारा एग्जाम्पल है हमारा यूनिसेलुलर सेल्स का, जो एक ही सेल होगी, मतलब अगर एक ही सेल है, उसी सेल के अंदर उस ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी, पूरी लाइफ के दौरान जितनी भी प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक ही सेल के अंदर परफॉर्म की जाती है, वो हमारी कहलाती हैं यूनिसेलुलर सेल्स। वही हमारी मल्टीसेलुलर सेल्स क्या होती हैं? मल्टीसेलुलर वो सेल्स होती हैं जहां पे बहुत सारी सेल्स, जैसे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ऐसे करके बहुत सारी सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, और ये सारी सेल्स मिलके जब किसी एक वर्क को परफॉर्म करती हैं, वो कहलाती है हमारी मल्टीसेलुलर सेल्स। जैसे ये आपको यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे ये है एग्जाम्पल है मल्टीसेलुलर सेल्स का, और ये एग्जाम्पल है हमारा यूनिसेलुलर सेल्स का। नेक्स्ट टाइप से हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें जो यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इनमें एक हमारा जो न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। वही हमारा सेकंड टाइप होता है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं, ये सबसे एडवांस लेवल की सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस ट्रूली प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस ही सेल्स के जितना भी सेल्स में वर्क हो रहा होता है उन सबको उन सब पे कमांड रखता है, और उन सबको सिग्नल प्रोवाइड करता है कि ये वाला सेल का पार्ट, ये वाला कैसे से, जितनी भी सेल्स के अंदर एक्टिविटी होती है, उन सारी सेल्स की एक्टिविटी को मॉनिटर जो करता है वो करता है हमारा न्यूक्लियस। और इसी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक हमारी होती है प्लांट सेल्स, एक और दूसरी होती है हमारी एनिमल सेल्स। प्लांट्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारी कहलाती है प्लांट सेल, और जो एनिमल्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारी कहलाती है एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, जो प्लांट सेल्स होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये होते हैं सेल्स के टाइप्स। पहला टाइप, अब कोई भी कंपटीशन एग्जाम आएगा तो वहां पे हमारा क्वेश्चन होगा कि सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो ऑप्शंस में अगर आप उनका सेलुलर कंपोजिशन देखें कि किस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग करें या फिर उनके शेप के अकॉर्डिंग करें, तो हमारी 2 टाइप की हुई हमारी, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वही अब ये तो आपके क्वेश्चंस में, वही यहाँ से हमारे क्वेश्चंस ये बनते हैं। अगर कोई भी यहाँ से कंपटीशन एग्जाम होते, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें क्वेश्चंस हमारा पहला बनेगा कि सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो अगर हमारे पास ऑप्शंस में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अकॉर्डिंग अगर हमसे पूछा गया है तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर जैसे कंपटीशन एग्जाम होता है तो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि जो अगर यूनिसेलुलर सेल्स क्या होती हैं, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें 1 सेल्स होती है, 2 सेल्स होती है, 3 सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो आपको पता है यूनिसेलुलर सेल्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ 1 सेल होती है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि मल्टीसेलुलर सेल, मतलब आपको ये क्वेश्चन होगा कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो ये किस टाइप की सेल्स का एग्जाम्पल है। तो आप सीधा सा बता देंगे कौन सी सेल टाइप की सेल्स हुई, मल्टीपल सेल्स, मल्टीसेलुलर सेल्स का एग्जाम्पल हुआ। वहीं अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि कि ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसका क्या आंसर हुआ, यूकैरियोटिक सेल्स। वहीं अगर क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी सेल्स होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स। हमने सेल्स पढ़ ली, सेल्स के टाइप्स पढ़ लिए, और सेल्स की थ्योरी क्या थी वो भी पढ़ ली, हिस्ट्री क्या थी वो भी पढ़ ली। लेकिन अब हम जानेंगे कि सेल्स होती है वो किस किस चीज से बनी होती है, कि सेल्स के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो पूरी लाइफ की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेती है। तो इसमें सबसे पहला है सेल वॉल।
मैंने आपको बताया था जितनी भी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, थिक होती है, रिजिड, और बहुत सारी रिजिड होती है। नॉन लिविंग thick rigid layer around the cell membrane helps the cells plants to protect itself। सबसे पहले जो सेल वॉल होती है ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, और ये जो होती है नॉन लिविंग्स होती है। ये नॉन लिविंग होती है, थिक होती है। ये नॉन प्लांट सेल्स नॉन लिविंग होती हैं, थिक होती है और रिजिड होती है। रिजिड का मतलब बहुत ज्यादा खुरखुरी होती है, स्मूथ नहीं होती है। और ये जो कवर करती है सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। जैसे ये हमारी सेल हुई, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन हुई, तो इस सेल मेम्ब्रेन को ऊपर जो कवर करेगी वो हमारी कहलाएगी सेल वॉल। और सेल वॉल मोस्टली प्रोटेक्शन का काम करती है। ये जितनी भी सेल्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं अंदर, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन का काम हमारा करती है सेल वॉल। और जो सेल वॉल होती है ये परमेबल होती है। परमेबल से सेंस ये भी जितने भी सब्सटेंस होती हैं वो सेल्स के अंदर भी जा सकते हैं, अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। तो ये फुल्ली परमेबल होती है। जहां पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये इसका ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये है हमारी सेल वॉल, मिडिल सेल वॉल। यहाँ पे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हमारा लैमेला। लैमेला क्या होता है, एक सेल्स को दूसरे सेल्स को, जैसे ये एक सेल है और दूसरी सेल ये है, तो इन सेल के बीच, दो सेल्स के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो हमारा कहलाता है मिड सेल लैमेला। वही यहाँ पे ये पेक्टिन हो गया, और ग्लाइकॉन और ग्लूकोज माइक्रोफाइबर्स हुए। यहाँ पे ग्लाइकॉन की क्रॉस लिंकिंग होती है, ये यहाँ पे ये दिखाया गया, ये क्रॉस लिंकिंग है हमारी ग्लाइकॉन की। और यहाँ पे जो नीचे है ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही हमारी सेल सरफेस मेम्ब्रेन क्या होती है, सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म। यानी जो सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर भी सबसे पहले सेल में क्या प्रेजेंट हुआ, हमारा सेल वॉल। सेल वॉल के बाद हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो सेल्स में प्रेजेंट होता है एकदम लिक्विड शेप का पार्ट, उस लिक्विड शेप के पार्ट को हम कहते हैं हमारा साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म को कवर करने के लिए जो मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है वो मेम्ब्रेन हमारी कहलाती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, कीप द सेपरेट फ्रॉम द वन टू अनदर। मतलब एक सेल्स को दूसरी सेल्स को सेपरेट करने के लिए ये वर्क करती है। ये मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स की वेव सेल्स बनी होती हैं। इट इज अ थिक सेमी परमेबल। देखिए जो सेल वॉल होती है वो हमारी फुल्ली परमेबल होती है, लेकिन ये जो हमारी सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है ये होती है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट्स अलाउ द सब्सटेंस टू मूव इन और आउट द सेल्स। जो सेल वॉल हुई वो फुल्ली परमेबल होती है, ये हर चीज को इधर से उधर मूव करने देती है, लेकिन ये क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। ये सब्सटेंस को मूव करती है इन, या तो सेल्स को इन करेगी अपने अंदर, या कहीं कहीं आउट करेगी। ये दोनों चीज को परफॉर्म नहीं करती, या तो इन करती है या आउट करती है। अब इस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा, पहला कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो कंपटीशन एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जो सेल वॉल होती है वो किस सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो आपको पता है कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। वही दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है, नॉन परमेबल होती है, सेमी परमेबल होती है। तो आपको आंसर पता है कि सेल वॉल कौन सी होती है, परमेबल होती है। वहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सा बॉडी का सेल्स में क्वेश्चन होगा कि कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कौन सा बाल है सेल्स का जो सेमी परमेबल है, उसमें एग्जांपल होगा साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो आपके सही आंसर कौन सा होगा, हमारा सेल सरफेस मेम्ब्रेन। वही क्वेश्चन आएगा कि जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है कि नहीं होती हैं, कि सेल का जो सेल वॉल का ये भी पूछ सकते हैं सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है। जैसे सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, ये पेप्टिन और ग्लाइकेन की और माइक्रो फाइबर्स इसकी बनी होती हैं, जिसमें ग्लाइकोन की क्रॉस लिंकिंग होती है। तो ये ऐसे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ डबल लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन that are surrounding the cell. It separates the cytoplasm
to the contact of the cell and external environment. It is a feature of all cells, both prokaryotic and eukaryotic. अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में, या फिर मल्टीसेलुलर सेल्स में. तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में ये प्रेजेंट होती है. वही एक ही बनता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है. देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये जो सेल वॉल है ये इस टाइप्स की फॉस्फोलिपिड्स होती हैं. इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कहलाता है हमारा हेड और ये पार्ट हमारा कहलाता है टेल. ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट. मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वो पार्ट होता है जो वाटर लविंग होता है, मतलब कि जो वाटर में सॉल्युबल होता है. और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब कि फोबिक का मतलब फोबिया, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ये वाटर को लाइक करता है, ये वाटर को डिसलाइक करता है. जैसे ये देखो यहाँ पे ये देखिए ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में ये पूरा हुआ हमारा हेड पोर्शन, ये हमारा हुआ टेल पोर्शन. तो ये वाला जितना भी पार्ट होता है ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट. और जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल मेम्ब्रेन ये होती है हमारी 2 लेयर की बनी हुई, फॉस्फो वाई लेयर लिपिड की बनी होती है. इसका जो ऊपर वाला पार्ट हुआ ये हमारा हुआ पोलर पार्ट, ये जो हमारा मिडिल वाला पार्ट हुआ ये पोलर पार्ट, ये पोलर पार्ट, और जो मिडिल वाला पार्ट हुआ ये हमारा होता है नॉन पोलर, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक. और इसी पार्ट में हमारी जैसे यहाँ पे देखा है ग्लाइकोपेक्टिन, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं या बहुत सारे चैनल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. जैसे यहाँ पे ये बताया गया है, जैसे यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन होती है इससे बहुत सारे जैसे कंपाउंड हुए, आयंस हुए, हार्मोन्स हुए, वो सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को या फिर जो आयंस हुए उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये प्रोटीन्स के चैनल भी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा यहाँ पे पेरीमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होती हैं, हाइड्रोफोबिक, बहुत सारी चीजें भी इसमें प्रेजेंट होती हैं. और जैसे ये पार्ट हुआ ये होता है सेल मेम्ब्रेन का इनर पार्ट, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म की तरफ, और ये होता है आउटर पार्ट, ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस होता है ये सेल का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है. जितनी भी सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी इसी न्यूक्लियस के द्वारा मॉनिटर की जाती है. कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, मतलब सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे चाहे कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई भी कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई भी एनाबॉलिज्म हो रहा है, कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, कुछ भी हो रहा है A to Z, वो सारा काम हो रहा है हमारा न्यूक्लियस के थ्रू. राउंड एंड सराउंड बाय द 2 मेम्ब्रेन. जितनी भी ये जो सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस होता है ये 2 मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, मतलब ये हमारा जो मेम्ब्रेन ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है, देखिए ये जो फिगर है इसमें दिखाया जा रहा है ये जो पार्ट हमारा आया ये न्यूक्लियस आया, ये हमारा है न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स को हम कहते हैं, एक ये न्यूक्लियस है, इस पे एक लेयर ही है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है और इस लेयर को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. No, nuclear membrane has several nuclear pores to allow the nuclear material to pass through the contain the chromosome and nucleus. अब देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स के चैनल होते हैं या बहुत ये परमेबल होती है, जिसके थ्रू क्या होते हैं जो भी सेल्स, जैसे यहाँ पे सेल्स है, ये मॉलिक्यूल ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा क्रोमोसोम. और जैसे वो क्रोमोसोम क्या होता है, यहाँ पे ही कोई भी सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद ये जो न्यूक्लियस होता है ये सिग्नल देता है, और सिग्नल किसके फॉर्म में देता है, हमारे एंजाइम्स हुए, आयंस हुए, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि जाइए आप कि
बहुत सारे सेल ऑर्गेनिजम्स को ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, और सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए ये कभी कभार आयंस, कभी कभार एंजाइम्स, कभी कभार हार्मोन्स, बहुत सारी चीजों का यूज करता है। तो वो पास आउट होती है सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए। डीएनए का सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस में, और फिर न्यूक्लियस में होने के बाद फिर इससे बनता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा बनता है एमआरएनए। तो एमआरएनए फिर क्या हो जाता है, न्यूक्लियस में बना, न्यूक्लियस से फिर जाता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आने के लिए हमें एक चैनल की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो वो जो चैनल होता है वो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये पास आउट होता है और सेल में साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में फिर आने के बाद राइबोसोम में जाता है, राइबोसोम में फिर प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होता है। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ये होते हैं इसके वर्क। वही मेड अप ऑफ द केमिकल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, केमिकल जो मेड ये बने होते हैं हमारे केमिकल डीएनए के, और जो डीएनए क्या है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन इन द सेल्स। डीएनए क्या है, डीएनए सबसे पहले हमारा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होते हैं बहुत सारे एलील्स, एलील्स में होते हैं डीएनए, डीएनए में होते हैं हमारे जेनेटिक कोडॉन। जो न्यूक्लियस में हमारे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, यही जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर जो जीन्स होते हैं, जीन्स में हमारी इंफॉर्मेशन होती है, और वही इंफॉर्मेशन आगे कैरी करती है कि हमें कौन सी बॉडी के पार्ट को या कौन सी प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। तो वो जो सिंथेसिस का वर्क होता है वो हमारा किया जाता है इस क्रोमोसोम के अंदर। वही क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है, इन्वॉल्व इन अ सेल डिवीजन। ये क्या करती है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसके दौरान एक ये न्यूक्लियोलस नाम की ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये बनता है। ये क्या करता है, प्रोडक्शन द produce the RNA, takes information from the DNA out the nucleus to make a protein in the cytoplasm. जो न्यूक्लियोलस होता है ये जो है वो सेल डिवीजन के दौरान जो सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम इसका हेल्प करता है। ये जो बना होता है ये स्पेरिकल शेप का होता है, और ये क्या करता है, ये आरएनए को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डीएनए से कि वो आरएनए जाके आके प्रोटीन को सिंथेसिस करे। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस। बॉडी सेल्स के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही हो A to Z, वो तभी एक्टिवेट होगी जब ये न्यूक्लियस सिग्नल देगा, और वो सिग्नल फिर जाके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे या कुछ भी करेंगे, जो भी उनका वर्क होगा, फिर वो जिस भी ऑर्गेनिजम्स को या जिस भी बॉडी के पार्ट को या जिस भी सेल्स के ऑर्गेनिजम्स को इसमें सिग्नल प्रोवाइड किया, वो फिर उसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे किसी भी पार्ट में पेन, जैसे हमने मेडिसिन खाई या फिर हमारी जैसे सेल है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एटीपी की सिंथेसिस करती है। वहां पर ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन, बहुत सारी साइकिल्स होती हैं। तो ये जो साइकिल्स होती है ये हमेशा नहीं बन रही होती है। ये साइकिल कब बनती है, जैसे अगर हम बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, जैसे हमने बहुत सारा वीक हो गए हैं हम, तो हमें क्या करना है, हमने बहुत टाइम से, छोड़ो इसका एग्जाम्पल, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स देखिए, ये सेंट्रियोल्स क्या है, पेयर द सेंट्रिकल ऑर्गेनिजम्स नियर अ न्यूक्लियस composed of the 9 tubes each with the 3 tubes involved in a cell division. सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो न्यूक्लियस होता है उसके पास ही प्रेजेंट होते हैं, और जब सेल्स में डिवीजन का वर्क हो रहा होता है, जब एक सेल्स दूसरे सेल्स में डिवाइड हो रही होती हैं, तो उस दौरान ये सेंट्रियोल अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। देखिए ये जो सेंट्रियोल है ये 9 सेंट्रियोल्स होते हैं, और 9 सेंट्रियोल्स की ट्यूब होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ट्यूब्स होती हैं। और ये 9 ट्यूब्स में जो एक ट्यूब्स होती है वो 3 ट्यूब्स की बनी होती है,
और ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन के दौरान ही अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया, ये हो गया हमारा ये न्यूक्लियस, और ये आपको जो यहाँ पे ये डॉट 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 खाली खाली पार्ट दिख रहा है, ये हमारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। देखिए ये पार्ट जो एकदम ब्लैंक का पार्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पसंद है, ये सारी चीजें, ये पार्ट, ये हमारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये 70% वाटर एंड 20% स्ट्रक्चर ऑफ द कैन बी इंक्लूजन एंड ऑर्गेनिज्म। इसका जो 75% जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका जो 75% पार्ट होता है वो हमारा बना होता है वाटर से, और रिमेनिंग 25% पार्ट बना होता है सेल के सेल ऑर्गेनिज्म से। इंक्लूजन सब्सटेंस दैट आर स्टोर्ड द टेम्पररी in the cells, which includes the fats, granules and starch grains. Starch inclusive body क्या होती है? इंक्लूसिव बॉडी वैसे तो मोस्टली बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती हैं। ये जो हमारे फैट्स या स्टार्च हुए, उनके जो ग्रेन्यूल्स हुए, उनको अपने अंदर स्टोर करती हैं। नेक्स्ट है हमारे ऑर्गेनिल्स कहते हैं पैरामेंटल स्ट्रक्चर दैट आर इंपोर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द सेल्स, हेल्प टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटी, make useful substance that can be exported on the other cells. Organelles मतलब सेल्स जिन जिन पार्ट से मिलके बनी होती है वो हमारे कहलाते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो सेल्स के बहुत इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इन्हीं की हेल्प से जो सेल होती है वो सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। और जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो एक सेल से दूसरे सेल्स में ही ये सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिवाइड होके एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसका जो मेन पर्पस होता है ये होता है हमारा हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराना। इसमें क्या होता है, इसको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे जो आपको जो सेल्स जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया पे अपना सेल्फ सर्कुलर डीएनए भी होता है। इसके अलावा इस पे ये देखिए, ये जो सेल्स है इस पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टी कहते हैं, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखिए ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हुई, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हुई। यहाँ पे इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है जहाँ पे ईटीएस साइकिल परफॉर्म की जाती है और एटीपी की सिंथेसिस की जाती है। यहाँ पे F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे जो सिस्टीन्स होते हैं यहाँ पे लगे होते हैं, ये यहाँ पे F1 और F2 पार्ट्स होते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। एनर्जी इज produced on the folded inner membrane by the process of the internal and cellular respiration. Quantitative representation in the cells depend on the cell's activity. Muscle cells contain more mitochondria than the part of the other body. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है, ये हमें एटीपी, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है। और एटीपी क्या होता है, एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे मसल्स हुई तो मसल्स में ज्यादा मसल्स में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वहां पे ईटीएस साइकिल होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ही एटीपी सिंथेसिस का वर्क किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, देखिए ये हमारा
न्यूक्लियस हुआ, और इस न्यूक्लियस को पूरे पार्ट में ये जो फिंगर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो हमारी कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नेक्स्ट हमारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इन जो रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती हैं जिसपे हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है वो हमारी कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ रेटिकुलम है इनका काम क्या होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। और जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम सेल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही पार्ट है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होता है। और जो राइबोसोम होते हैं ये दो सब यूनिट्स का बना होता है, जिसमें एक सब यूनिट होती है लार्ज सब यूनिट और दूसरी हमारी होती है स्मॉल सब यूनिट। देखिए ये है हमारी लार्ज सब यूनिट, ये हमारी स्मॉल सब यूनिट, और इसके बीच में यहाँ पे एमआरएनए होता है। और ये जो हमारा डीएनए हुआ, डीएनए से जो एमआरएनए बने होता है ये वहां से एमआरएनए हुआ, और यहाँ पे कोडिंग का वर्क होता है, और यहाँ पे हमारी एक न्यू प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। यहाँ पे हमारा होता है टीआरएनए इसको जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, वो प्रेजेंट होता है वहां पे। फिर हमारी न्यू प्रोटीन बनती है, और जो भी एक्टिविटी और फिर जो भी हमारी बॉडी में वर्क होना होता है वो वर्क हो जाता है। जैसे बुल्स प्रोटीन सच एज डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन्स। कोई भी बॉडी की पार्ट हो, चाहे आप एंजाइम हुए, हार्मोन्स हो, किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, वो होती है राइबोसोम में। और जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम अटैच टू ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मिक्स प्रोटीन्स दैट आर यूजुअली ट्रांसपोर्ट आउट द सेल्स। फ्री राइबोसोम फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ फ्री राइबोसोम से प्रेजेंट होते हैं। मेक प्रोटीन दैट आर यूज्ड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। मतलब सेल्स के अंदर जो सेल्स की खुद की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी तो बहुत सारी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो उन प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने का जो काम होता है वो हमारा कहलाता है, वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है, वो परफॉर्म किया जाता है राइबोसोम में। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, वो पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस का वर्क कहाँ होता है, वो कहाँ होता है हमारा राइबोसोम में। वही राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो राइबोसोम होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो राइबोसोम के कितने पार्ट्स हुए हमारे, दो पार्ट। पहला कौन सा हुआ, लार्ज सब यूनिट वाला पार्ट, दूसरा हमारा हुआ स्मॉल सब यूनिट वाला पार्ट। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनिज्म है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होते हैं, ये होते हैं stored and modified substance made by ER। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जब ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है उनको स्टोर करने का काम और उनको मॉडिफाई करने का जो काम होता है वो हमारा होता है गोल्गी बॉडी के अंदर। गोल्गी एपरेटस को हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। पैक द सब्सटेंस मेड फॉर द सिक्रेशन आउट द बॉडी। देखो ये है हमारा गोल्गी बॉडी। इस पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा हुआ राइबोसोम। ठीक है, ये हमारा राइबोसोम हुआ, ये प्रेजेंट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, यहां से कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हुई वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पे आई गोल्गी बॉडी में। अब इस गोल्गी बॉडी में यहाँ पे इसमें उसकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग होने के बाद यहाँ से फिर ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये होता है हमारा गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, फ्लूइडी फिल्ड शेप होता है बाय द फ्लूइडी फिल्ड स्पेस सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन।
देखो ये है कंटेन द डिजोल्व फूड सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स वैक्यूल्स। जैसे ये हमारी सेल्स हुई, इस सेल्स में ये इस सेफ का एक प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं एक सेफ होती है। इसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड एकदम फ्लूइडी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, मतलब ये सेल्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स भी कवर करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें डिजोल्व फूड सब्सटेंस या वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल होते हैं। इन प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं अ लार्ज वैक्यूल कंटेन अ सेल स्पेस। जो प्लांट्स की सेल्स होती है उनका जो लार्ज पार्ट होता है वो वैक्यूल्स कवर करते हैं। कीप्स द सेल रिजिड, सेल शेप्स कंटेन द डिजोल्व सब्सटेंस सच एज शुगर, minerals, salts and amino acid, includes the cell membrane throughout, now known as the tonoplast। मतलब जो प्लांट्स होते हैं, हंसो पहले, हंस लो आराम से, मैं चुप हूं। जो प्लांट सेल्स होती हैं उनका जो लार्ज पार्ट होता है वो वैक्यूल्स कवर करते हैं। और जो वैक्यूल्स होते हैं इसमें शुगर, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ये वाली कहलाती है टोनोप्लास्ट। और ये इसका हमारा सेंट्रल वैक्यूल हुआ, ये हमारा हुआ सेल सेप। ये इन प्लांट्स में क्या है, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में ये बहुत लार्ज पार्ट कवर करती है, वहीं जो प्लांट सेल्स होती है इसमें बहुत छोटा पार्ट ही कवर करती है। और समथिंग एज अ वेसल्स कंटेन वाटर एंड फ्रूटी सब्सटेंस। प्लांट्स में इसमें मोस्टली वाटर होता है और इसके अलावा कुछ फूड के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन डिस्क कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफॉल यूज्ड फॉर द प्लांट टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द वाटर इनटू द शुगर। क्लोरोप्लास्ट मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट का मोस्टली काम होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो परफॉर्म की जाती है वो की जाती है हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। देखिए यहाँ पे जो उसकी आउटर लेयर, जो उसका आउटर पार्ट होता है वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके अलावा इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये आपको गोल गोल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखा रही है वो हमारे ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है और इन्हीं में हमारी डार्क फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। डार्क जितनी भी एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस के दौरान परफॉर्म की जाती है वो सारी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। ये मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये सारे सेल ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स होते हैं जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे सेल्स हमने कौन कौन से इसमें पार्ट में कवर किए, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एंडो सेल्स में। इसके अलावा भी सेल्स में बहुत सारे पार्ट्स और भी होते हैं, जैसे पेरोक्सिसोम हुआ, ये भी सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, वो सारे भी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल्स। बस यूनिसेलुलर सेल्स और मल्टीसेलुलर सेल्स में क्या डिफरेंस होता है वो हम जानते हैं। देखिए ये है हमारी यूनिसेलुलर सेल्स और ये है हमारी मल्टीसेलुलर सेल्स। इसमें पहला डिफरेंस क्या है, यूनिसेलुलर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स। जो यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं वो एक सिंगल सेल्स की बनी। यूनिसेलुलर सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स, मतलब यूनिसेलुलर सेल्स सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, जबकि मल्टीसेलुलर सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो हमारे बहुत सारे सेल्स के मिलकर बने होते हैं। सिंपली बॉडी जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं उनका जो सेल कंपोजिशन बिटवीन यूनिसेलुलर सेल्स एंड मल्टीसेलुलर सेल्स, यूनिसेलुलर सेल्स और मल्टीसेलुलर सेल्स में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। यूनिसेलुलर सेल्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, वहीं जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वहीं सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या यूनिसेल्स होती हैं, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मल्टीसेलुलर सेल्स होती हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं अ सिंगल सेल कैरी आउट ऑफ द ऑल नेसेसरी प्रोसेस, मतलब पूरी लाइफ के दौरान जितनी भी प्रोसेस होती हैं बॉडी के अंदर, वो सारी प्रोसेस सिर्फ एक ही सेल में परफॉर्म हो जाती हैं। वहीं जो मल्टी सेल परफॉर्म द डिफरेंट वर्क, मतलब एक कुछ सेल्स, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो जो बहुत सारी सेल्स है वो डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करती हैं। वहीं इट्स टोटली द सेल इज एक्सपोर्ट ऑन द एनवायरमेंट, ओनली द आउटर सेल, इसकी जो जितनी भी जिसकी ये सेल है, इस सेल का जितनी भी इसकी जो पूरी सेल्स है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है किसके, एनवायरमेंट के। वहीं जो मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं, इनका जो आउटर पार्ट होता है वही एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, न कि पूरा पार्ट। वहीं डिवाइड अ लेवल एट अ ऑर्गेनल लेवल, इसका जो डिवीजन किया गया है वो सिर्फ उसके ऑर्गन, जो उसमें बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन्हीं के लेवल पे किया गया है। वहीं इसका जो, बल्कि जो मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं उनका जो डिवीजन किया गया है वो किया गया है हमारा टिश्यूज। जैसे सबसे पहले हमारी सेल्स हुई, सेल्स के बाद टिश्यू, सेल्स के बाद टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन में एक ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जबकि यूनिसेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, एक सेल है, सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स के पार्ट्स होंगे, बस दैट्स इनफ। वहीं जो मल्टी सेलुलर सेल्स होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले सिंगल सेल, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और वहीं फिर उसकी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा। वहीं इसमें इंक्लूड बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें यूकैरियोटिक सेल्स भी आ सकती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी आ सकती हैं। वहीं जो मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स आती हैं। दिस लाइफ स्पैन इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज, इनकी जो लाइफ होती है, जो यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनकी जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। वही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफी बड़ी होती है। वही इंजरी ऑफ द सेल्स लीड्स द डेथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, द इंजरी ऑफ द सेल्स डज नॉट कॉज द डेथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वहीं अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर सेल्स का बना होता है और अगर उसके अंदर कोई इंजरी हुई तो वो डायरेक्ट उसकी डेथ हो जाती है, जबकि मल्टी सेलुलर सेल्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो इस सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं उनकी कुछ ही सेल्स में इंजरी होती है और सारी सेल्स में इंजरी नहीं होती, इसीलिए इनको रिकवर किया जा सकता है और डायरेक्ट डेथ नहीं होती है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रीडोमिनेंट, हाउएवर sexual reproduction is also seen in conjugation. Reproduction happens sexually as well as asexually. जो यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो मोस्टली एसेक्सुअल होती है। अगर उसमें यूनिसेक्सुअल होती है तो उसमें हम कंजुगेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। वहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होती है। नेक्स्ट है सेल्स डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट, मतलब यूनिसेलुलर सेल्स में सिर्फ एक ही सेल्स है तो इसीलिए इसमें सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। वहीं जो मल्टी सेलुलर सेल्स है उसमें सेल का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर सेल्स का डिफरेंस दिखाया गया है। देखिए ये है हमारी एक सेल्स यूनिसेलुलर जिसमें सारी ही बॉडी की परफॉर्म किया गया है। जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है हमारा पैरामीशियम का, यहाँ पे ही इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, सेंट्रल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और ये इसका एक फ्लैजेलम भी प्रेजेंट है और इसी में ही बॉडी की सारी पूरी लाइफ इसी सेल्स में वो स्पेंड कर देता है, उसे और किसी सेल्स की जरूरत नहीं होती है। वहीं ये एक एग्जाम्पल है हमारा मल्टी सेलुलर सेल्स का।
और इसमें बहुत सारी सेल्स मिलके, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके एक बॉडी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को परफॉर्म करेंगे। देखिए इसमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, बल्कि जबकि इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, वैक्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी गाइपोटी, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबल्स, बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट है इसके। ये डिफरेंस होता है हमारा यूनिसेलुलर सेल्स और मल्टी सेलुलर सेल्स में। और यहाँ पे जो हमने एक इसका एग्जाम्पल दिखा गया है वो इसके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ले जाके दिखाया गया है कि मतलब कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है वो हम इसमें जानते हैं। जैसे सबसे पहले डिफरेंस हम देखते हैं उसका साइज में, कि साइज में कैसे डिफरेंस होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका साइज होता है 0.5 से लेके 3 माइक्रोमीटर का, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनका जो साइज होता है वो 2 से लेके 100 माइक्रोमीटर का होता है। काइंड्स ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स किस टाइप की होती है, तो ये होती है सिंगल सेल्स। वहीं इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकती है। सेल वॉल इज वाज एब्सेंट, कंप्लीटली पेप्टाइडोग्लाइकिन और म्यूपेप्टाइड। जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, अगर कभी प्रेजेंट होती है वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकिन हुआ, म्यूकोपेप्टाइड हुआ, उससे बनी होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो यूजुअली एब्सेंट होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी होती है, हमारी पॉलीसेकेराइड्स की। प्रेजेंस ऑफ सेल्स न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है जो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। वहीं जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें वेल मेंटेन और बहुत प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है। वही शेप ऑफ द डीएनए, इसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनका जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली एब्सेंट होता है, कभी प्रेजेंट भी होता है बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही होता है। जो राइबोसोम से देखते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें 70S और 80S दोनों राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी एपरेटस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं हम इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है प्रोकैरियोटिक्स में वो होता है हमारा मोस्टली एसेक्सुअल, वहीं यूकैरियोटिक्स में क्या होता है मोस्टली एसेक्सुअल और एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखते हैं सेल डिवीजन का मोड क्या होता है प्रोकैरियोटिक्स में, बाइनरी, मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल्स वहीं जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो डिफरेंस होता है उसमें जो सेल डिवीजन होती है वो मोस्टली हमारी मियोसिस या माइटोसिस होता है। वहीं क्या मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम होते हैं वो दोनों एब्सेंट होते हैं, जही जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही ऑर्गेनिजम्स हुए उसमें ही प्रेजेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लांट्स होते हैं और एल्गीज होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही प्रेजेंट होता है और दोनों ही हमारा
एक साथ परफॉर्म होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ट्रांसलेशन हमारा साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कौन कौन से सेल के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सेल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक्स होते हैं जिसमें सारे टाइप्स के सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, मेसोसोम, सब कुछ प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही ओआरआई, इसमें सिर्फ एक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही ओआरआई प्रेजेंट होता है, जबकि ओआरआई की प्रेजेंट फुल फॉर्म क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स में होती है उसमें एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें सिर्फ एक ही ओआरआई प्रेजेंट होता है, ओआरआई मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें मल्टीपल ओआरआई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसमें ओनली एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और जबकि जो प्लाज्मिड होते हैं वो इसमें जो मोस्टली हम इसे प्लाज्मिड कहते हैं। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके एग्जांपल है हमारे प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये डिफरेंस होता है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। ये आपको डिफरेंस दिखाया गया है कि ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें जो न्यूक्लियोलाइड प्रेजेंट है, मतलब कि इसका जो और न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। वहीं यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रूली प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्लैजेला प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या साइटोस्केलेटल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसल्स, गोल्जी एपेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ प्रेजेंट होता है। ये है हमारा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि हमारे इस पूरे सेल से कौन कौन से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है द पावर ऑफ सेल्स, मतलब सेल के पावर हाउस हम किसे कहते हैं। मैंने आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे इसकी जो सेल वॉल, जो हमारा पूरी सेल है, इससे कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल, कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस, इसमें से जब कौन सा पार्ट हमारा पावर ऑफ हाउस कहलाता है। पावर ऑफ हाउस का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ हाउस का मतलब हुआ कि ऐसा पार्ट बॉडी का, सेल्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पावर को जनरेट करता है। तो पावर को जनरेशन का काम किसमें होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर को जनरेशन का काम हमारा किसमें होता है, किसमें कहलाता है हमारा, किसमें होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का, उसका आंसर क्या होगा हमारा द किचन ऑफ द सेल्स, कि सेल्स का जो किचन होता है वो क्या कहलाता है। मतलब किचन से सेल्स क्या आंसर हुआ कि किचन में मोस्टली क्या बनाते हैं, खाना ही बनाते हैं ना। तो सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें फूड का जनरेशन होता है, फूड से सेल्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो वो कौन सा हमारा पार्ट कहलाता है, हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे तो उसमें प्लाज्मिड में क्लोरोप्लास्ट आता है, और क्लोरोप्लास्ट में हमारा यहाँ पे जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे आया था हमारा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट था हमारा, यहाँ पे क्या था, हमने क्या पढ़ा था प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या था क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो हमारा जो किचन ऑफ द सेल हो जाएगा वो हमारा कहलाएगा प्लाज्मिड। नेक्स्ट है हमारा द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सबसे पहले हमने लाइन यही पढ़ी थी इस टॉपिक में कि जो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है।
सेल, एग, न्यूक्लियस या नन ऑफ द दीज। मतलब जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वो क्या कहलाती है, सेल कहलाता है, एग कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है या फिर नन ऑफ द दीज, इसमें से कुछ नहीं कहलाता है। देखिए एग होगा नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस पूरी सेल को मॉनिटर करता है, ना कि फंक्शन परफॉर्म करता है। उसकी फंक्शन, जो सेल्स होती है सेल्स के फंक्शंस को परफॉर्म करता है या उसको मॉनिटर करता है। लेकिन जो सेल्स होती हैं वो हमारी, जो सेल्स हमारी होती है वो हमारी होती है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वहीं अब देखते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की, लाइफ जो हमारी ये लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल, एग, न्यूक्लियस, नन ऑफ द दीज, इसमें से कोई भी नहीं। देखिए एग होगा नहीं, जो न्यूक्लियस है वो मॉनिटरेशन का काम करता है, बचा क्या हमारा सेल। और जब हम सेल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, हम ये जो जान रहे थे कि व्हाट इज सेल क्या होती है, तो वहां पे ये सबसे पहली ही लाइन थी, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल्स। तो एक उसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट, सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, की क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ द दिस। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, क्लोरोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, प्लांट्स में, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा प्लांट। तो इस क्वेश्चन, तो इस हमारे इस क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है। सबसे हम पहले पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। फोटोसिंथेसिस किसमें होता है हमारा, प्लांट्स में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा प्लांट सेल। नेक्स्ट है हमारा द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल्स, ये सेल्स को कंट्रोल करने का कौन काम करता है, मैंने आप वो क्या कहलाता है। मैंने आपको जब मैं न्यूक्लियस पढ़ा रही थी तो मैंने एक बार नहीं बार बार ये बात बताई थी कि जो सेल्स में कंट्रोल करने का काम और मॉनिटर करने का काम हमारा कौन करता है, वो हमारा करता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए ही वो पार्ट होता है जो सिग्नल देता है या फिर सेंट्रल डोग्मा को परफॉर्म करता है और जिसके थ्रू ही पूरा काम परफॉर्म किया जाता है सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जब मैं आपको बता रही थी यूनिसेलुलर सेल्स के बारे में, तो मैंने आपको, नेक्स्ट है हमारा टिश्यूज इज आ, टिश्यूज क्या है। देखिए एक हमारी हुई सेल्स, मैंने जब देखिए जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ रहे थे तो वहां ये क्वेश्चंस आया था कि जो सेल्स होती हैं वो टिश्यू क्या है। तो देखिए जब हम अपना वो डिफरेंस पढ़ रहे थे, जब हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, उनका दोनों का डिफरेंस पढ़ रहे थे, वहां ये आया था टिश्यूज। मैंने आपको बताया भी था कि जो सेल्स होती हैं, सबसे पहले सेल्स बहुत सारी मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज, और टिश्यूज बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले क्या, सेल्स, बहुत सारी सेल्स क्या मिलकर बनाती हैं, टिश्यूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ग्रुप ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट है हमारा सेल इज डिस्कवर्ड बाय, तो सेल किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। हमने जब अपनी हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें एक टॉपिक डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, की माइटोकॉन्ड्रिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या परफॉर्म करता है। इट प्रोवाइड द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, नो। इट प्रोड्यूस द सेलुलर सिक्रीशन, नो। सिक्रीशन का काम हमारा गोल्गी बॉडी का होता है। नेक्स्ट रिलीज ऑफ एनर्जी, यस। द स्टोर ऑफ एनर्जाइम्स, नो। इट रिलीज द एनर्जी बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है और वही एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे स्टोर भी की जाती है और रिलीज भी की जाती है। देन इसका आंसर हमारा होगा आंसर नंबर सी। इज द फॉलोइंग कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए, कि इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाईएस्ट आरएनए की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। तो देखिए
हम जब न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो वहां हमने ये पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा के बारे में, कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए में सबसे पहले ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनता है एमआरएनए। और एमआरएनए कहाँ बनता है यूकेरियोटिक सेल्स में? न्यूक्लियस में। तो सबसे ज्यादा आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? वो हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ना सेंट्रियोल में, ना गोल्गी एपरेटस में, ना क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, गोल्गी एपरेटस में हमारा सिक्रीशन और पैकेजिंग का वर्क होता है, और जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमारे सेल डिवीजन में वर्क करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी, न्यूक्लियस। दिस इज ऑल अबाउट द सेल, कि सेल क्या होती हैं, सेल कैसे परफॉर्म करती हैं अपनी पूरी प्रोसेसेस, और सेल में कौन कौन से सेल के पार्ट्स होते हैं, और सेल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, और कैसे और कौन से क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में ये भी बताया था कि कौन से बॉडी के कौन से सेल के पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कैसे अबाउट द सेल्स। ये हमारा पूरा सेल्स के बारे में, कि सेल्स क्या होती हैं, सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं, सेल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और हमारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। प्लीज फॉलो ITLS Academy ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, एंड ऑल्सो गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.